बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इमरान खान साहब ने अपनी नाअहली को कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। अदालत से उनको रिलीफ मिलने की तवक्को है। दूसरी जानिब जो बड़ा ब्रेक थ्रू और बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस बात का इंकशाफ किया है कि हुकूमत के साथ उनके मुज़ाकरात हो रहे हैं। ज़राए इस बात की बार बार बात कर रहे हैं। खान साहब ने इसकी तरदीद नहीं की, लेकिन हुकूमत की तरफ से ख़ास कोई तस्दीक नहीं हो सकी। ख्वाजा आसिफ ने कहा जी कि किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। और इमरान खान साहब ने जो बात की वो भी बड़ी अहम है। उन्होंने कहा जी मैं तो इलेक्शन चाहता हूँ, इसके अलावा हमने किस बात के ऊपर मुज़ाकरात करने हैं, जबकि मौजूदा हुकूमत इस बात पर बज़िद है, डटी हुई है। उनका इसरार है कि वो अपनी मुद्दत पूरी करेंगे और इलेक्शंस तभी होंगे जब इस पार्लियामेंट की आइनी मुद्दत पूरी हो जाएगी। ये वो सवालात हैं जो आज हम अपने मेहमानों के सामने रखेंगे कि इमरान खान साहब अगर पार्लियामेंट में वापस आना चाहें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट में वापस आना चाहे तो उसके कितने इम्कानात हैं। कोर्ट के पास जो गए हैं वो अदालत से जो रुजू किया गया है उनको क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। खान साहब ने लॉन्ग मार्च का ऐलान एक बार फिर नहीं किया। क्या उनको अभी भी किसी के इशारे का, किसी की सपोर्ट का, किसी पैगाम का इंतज़ार है? अगर उनके पास लोग हैं तो फिर वो लॉन्ग मार्च का ऐलान क्यों नहीं करते? जो खुशाइंद बात आज इमरान खान साहब ने की, उन्होंने कहा कि हमारा लॉन्ग मार्च बहुत पुरअमन होगा और किसी किस्म की अमन व अमान की सूरत हाल हम पैदा नहीं होने देंगे। पहले जब उनसे इस हवाले से बात की गई थी तो उन्होंने कहा जी मैं ज़िम्मेदारी नहीं लेता हूँ, लेकिन अच्छी बात है कि आज उन्होंने इस बात की ज़िम्मेदारी ली है। पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आ गया है। पाकिस्तान की मैशत के लिए ये बड़ी खबर है। पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग पूरी दुनिया में कैसे होगी और ये जो हमने कमिटमेंट सारी दुनिया से की हुई है उसका हम कैसे पास रखेंगे, ये मौजूदा हुकूमत के लिए बड़े चैलेंजेस हैं। अभी तक वो मुआशी पॉलिसियाँ जिसके क्रेडिट मौजूदा हुकूमत लेती है उसके समरात आम आदमी को नहीं मिले और मौजूदा महंगाई को ख़ुद मौजूदा हुकूमत कहती है कि हमारी शिकस्त जो हुई ज़िमनी इंतखाबात में वो महंगाई और मुआशी पॉलिसियों में जो अभी तक गड़बड़ है, अभी तक जो हम सही ट्रैक पे नहीं जा सके उसकी वजह से हुई। तो अगर वो नहीं हो पाती मैशत बेहतर तो फिर उसके बाद हुकूमत ये हालात कैसे संभालेगी? अगर इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च लेकर आ जाते हैं, एक बड़ी तादाद में लोग उनके साथ मौजूद हैं और वो सारे के सारे लोग अगर उनके लॉन्ग मार्च में शरीक होते हैं तो फिर क्या हुकूमत इमरान खान साहब के मुतालबात मानेगी या नहीं? ये भी एक बड़ा अहम और बुनियादी सवाल है। और आखिर में जो एक बार फिर चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा कि मैंने वक्त पर चले जाना है, 5 हफ्तों की उन्होंने बात की है और हुकूमत भी कह रही है कि जो आइनी मुद्दत जैसे पूरी होगी, जो तरीक़ाकार है उस तरीक़ाकार के तहत आर्मी चीफ़ जो हैं वो नए उनकी तकर्री हो जाएगी। इसके बावजूद इस मामले पर रूमर्स, अफवाहें और तरह तरह की क्या सराहियाँ क्यों जारी हैं और इदारों के ऊपर, खान साहब इलेक्शन कमीशन के ऊपर बिलखुसूस जो उनका अदम एतमाद है वो वक्त के साथ बढ़ता चला जा रहा है, इसका कोई हल है या नहीं? हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे आपका तारुफ करवा दें। जी, हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शेर अली अरबाब साहब। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मायनाज कानूनदान और सीनियर तजियाकार राजा अमर अब्बास साहब और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा तारिक फजल चौधरी साहब। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। जी, शेर अली अरबाब साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करना चाहेंगे। अब आपकी जमात जो है वो अभी तक लॉन्ग मार्च का उस तरह से ऐलान नहीं कर पाई और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि खान साहब को कल तवक्को थी जिस रद्द अमल की, वो रद्द अमल इमरान खान साहब को सड़कों पर नज़र नहीं आया। रात को जब वो ऐलान कर रहे थे कि एहतजाज ख़त्म कर दिया जाए तो उस वक्त तक तो सारे कारकुन जो बाहर निकले थे मुख्तलिफ शहरों में वो वापस भी जा चुके थे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कल जो था एक ऐसा फैसला आया जो हम एंटिसिपेट तो कर रहे थे, लेकिन हमारा बहुत ज़्यादा कभी हमें लग रहा था कि इतनी बड़ी गलती जो है वो नहीं सरदद होगी जो हुई। और उसके बाद जो कॉलिंग गई और अपील हुई तो उस वक़्त तकरीबन 3, 4, 5, 6 मगरिब तक काफ़ी लोग आए हुए थे। लेकिन उसके बाद हमने ये सोचा कि अब हम ये कॉल जो है इसको लोगों को हम विड्रॉ कर दें, बिकॉज वो कहीं पे आप कारकुन को जब मैसेजेस करते हैं और वो लोग निकलते हैं तो कभी ना कभी बदमज़गियाँ हो जाती हैं, कभी कभी सड़कें बंद हो जाती हैं, इमलाक को नुकसान हो जाता है। तो उसको कम करने के लिए और उस इशू को एड्रेस करने के लिए हमने उनको कहा कि आप रास्ते खोल लें। वो रास्ते खोलने का मैसेज जो है
कुछ कई जगहों पे इस तरह गया कि उन्होंने ये समझा कि भी हम ये कह रहे हैं कि एहतजाज खत्म कर सकते हैं। तो इस वजह से रात को आप ठीक कह रही हैं कि लोगों की तादाद कम थी बनिस्बत मगरिब के, बिकॉज मगरिब को के लोग आए हुए थे और इशा के वक्त उससे पहले लोग चले गए बिकॉज ऑफ दैट मिसअंडरस्टैंडिंग। लेकिन देखें, इशू ये नहीं है कि रद्द अमल क्या है, रद्द अमल क्या नहीं। हम जब तैयारी करेंगे लॉन्ग मार्च के लिए, हमने क्या था 28 तारीख को, बहुत उसमें अप्रैल था शायद, उस वक्त जो जिस किस्म की वो भी हमारी उस तरह की तैयारी नहीं थी। तो 25 बंदे लाना जो है वो नहीं 25 मई नहीं, उससे पहले जो है तो लोग लाना जो है दैट इज़ नॉट अ चैलेंज। इस्लामाबाद के अंदर अगर आप, या इस्लामाबाद के इर्द गिर्द आप लाख बंदा मिले हैं तो बहुत ज़्यादा है। ये काफ़ी है इस्लामाबाद को चोक करने के लिए, प्रेशर करने के लिए और चीज़ों को ठीक हो गया। पुश करने के लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ। लेकिन तो अगर आप ये कहें कि जी कल वाली कॉल में कम लोग आए थे तो ये है। और लॉन्ग मार्च जो है वो हमारा खान साहब का जो कहना है, दैट इज गोइंग टू बी आवर फाइनल कॉल। ठीक है जी। डॉक्टर तारिक फजल साहब ये कह रहे हैं जी कि फिर कोई दूसरी बात नहीं होगी, तो तैयारी फिर प्रॉपर होगी और हर तरह की होगी। ठीक है जी। खान साहब कह रहे हैं डॉक्टर तारिक के वो जुमेरात या जुमे को लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे। आपकी वो खुद ये मान रहे हैं कि मुज़ाकरात बैकडोर होते रहते हैं, सियासतदान और सियासी जमातें मुज़ाकरात करती हैं, लेकिन आपकी जमात के लोग कहते हैं नहीं कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। हम आप लोगों से इस बात का, क्योंकि हम खान साहब से अक्सर ये गिला करते थे कि आप पॉलिटिकल एंगेजमेंट नहीं करते, अगर आपके लोग भी बिल्कुल इसको मुस्तरद कर देंगे, रद्द कर देंगे, तो फिर इसका मतलब है कि आप भी पॉलिटिकल एंगेजमेंट नहीं कर रहे। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि अरबाब साहब ने जो गुफ्तगू की थोड़ी सी मैंने सुनी। जो मुज़ाकरात होते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई ऐसी चीज़ है कि जो छुपाने वाली है। अगर इमरान खान साहब मुज़ाकरात करेंगे तो ज़ाहिर है वो भी जो इस वक्त मुल्क में एक सियासी, तो मैं तो इसे कहूँगा खलफशार का शिकार है इस वक्त। हमारे जमहूरियत भी, हमारा निज़ाम भी एक सियासी अफरा तफरी है, अबतरी है, और जो फैलाई जा रही है और वक्त के साथ इसको बढ़ाया जा रहा है, इस तनाव को बढ़ाया जा रहा है। पाकिस्तान में इस वक्त पॉलिटिकल पोलराइजेशन को बढ़ाया जा रहा है। तो अगर मुज़ाकरात इस सिलसिले में खान साहब करना चाहते हैं तो ये पहली बात तो ये है कि कोई ना तो गैर मामूली बात है, ना इसमें कोई शर्मिंदगी वाली बात है। और हुकूमत के लिए भी मैं ये कहूँगा कि हमने हमेशा, जब अपोजिशन में थे उस वक्त भी शहबाज शरीफ साहब, आपको पता है, लीडर ऑफ अपोजिशन, पहली तकरीर में उन्होंने कहा कि हम हुकूमत के साथ, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, मुल्क को दरपेश मसाइल के हल के लिए हम अब वक्त तैयार हैं और हर तरह की गुफ्तगू और मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। आज भी हमारा वही बयान है कि हमने कोई ना तो मुज़ाकरात के दरवाजे बंद किए हैं, ना हमने कहा कि हम किसी से बात ही नहीं करते, या फ़लाँ जो है वो अछूत है हम उससे बात ही नहीं करते। किसी सतह के ऊपर हमारे, ना हमने ना हमारी किसी इत्तेहादी जमात ने इस तरह की कोई स्टेटमेंट दी है। तो हो रहे हैं अभी मुज़ाकरात, मैं आ रहा हूँ उस पर जी। तो इसलिए ये कहना जी कि बैकडोर हमने कोई ना तो कोई ऐसे खुफिया मुज़ाकरात करने हैं कि जो अगर फ्रंट डोर में होंगे तो लोग हमें कोई, इमरान खान साहब को हमें कोई बुरा भला कहेंगे, बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारी और चीज़ें ऐसी हो चुकी हैं। मैं बसात एहतराम कहना चाहता हूँ, और बिलखसूस तहरीक इंसाफ की तरफ से, कि जो ज़्यादा मैं समझता हूँ काबिल मज़म्मत उस लिहाज से हैं कि जो मैंने कहा कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन को और पॉलिटिकल टेम्परेचर को बढ़ाया है। तो लिहाजा मुज़ाकरा तो बड़ी अच्छी बात है, अगर करने हैं, बात करनी है तो उसमें कोई बैकडोर की ज़रूरत नहीं है, फ्रंट डोर पे होने चाहिए और ओपन मुज़ाकरात होने चाहिए। हो रहे हैं कि और नहीं हो रहे? इस बात की तरफ आप नहीं मैं बैकडोर मुज़ाकरात को तो बिल्कुल भी कंफर्म नहीं कर सकता। अच्छा, लेकिन मैं फ्रंट डोर ऑन द रिकॉर्ड मुज़ाकरात के बिल्कुल हक़ में हूँ और ये होना चाहिए। और आखिरी बात जो आपने ऐलान किया उन्होंने धरने का, मैं उस हवाले से भी कहता हूँ कि सिर्फ उस इशू के लिए भी मुज़ाकरात होने चाहिए। और वो क्या होने चाहिए कि वो आना चाहते हैं, एहतजाज करना चाहते हैं, हम इसे उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट समझते हैं, हर जमात को ये हक़ हासिल है। आएँ, बताएँ कहाँ एहतजाज करना है, उनके लिए प्रॉपर सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया जाएगा। हम बहैसियत, आप ये कहें कि मैं गवर्नमेंट तो नहीं कह सकता, लेकिन इस्लामाबाद का रिप्रेजेंटेटिव होने की हैसियत से उनकी मेज़बानी भी करेंगे। लेकिन अगर ये कहें कि इस्लामाबाद को, आखिरी जुमला ये है कि अगर इस्लामाबाद को चौक करने की बात करें, इस्लामाबाद के मामलात ज़िंदगी को मुअत्तल करने की बात करें, तो उसकी इजाज़त ऑफ कोर्स इसलिए नहीं दी जा सकती कि इस्लामाबाद के जो रेजिडेंट्स हैं उनके भी अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं। अच्छा चलिए, उनको मुअत्तल करने की इजाज़त नहीं दे सकते। उसके लिए ये बड़ा अच्छा नोट है करेगी। आप कह रहे हैं कि उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वो आए। राजा साहब आपकी तरफ आऊँगी। आपने शेर अली अरबाब साहब से पूछा, सुना कि वो कह रहे हैं कि थी तवक्को कि कोई ऐसा फैसला आएगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये इम्कान था कि ऐसा फैसला नहीं आएगा। तो अब वो फैसला तो हो गया, अदालत में चैलेंज, लेकिन
जो सूरत हाल कल बनी और जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने गुफ्तगू की, और फिर ज़ाहिर है वही गुफ्तगू उनके कारकुन करते हैं, फिर वो बच्चे भी करते हैं, तो इस सारे सूरत हाल के ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो गुफ्तगू होती है उसमें थोड़ा सा पॉलिटिकल पार्टीज को लाजमी तौर पे एक जो वो जिसको कहते हैं रेड लाइंस, वो क्रॉस नहीं करनी चाहिए। ऑल्दो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस तरह की अदालत नहीं कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या दीगर अदालतें हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये टेंडेंसी रही जब पिछली हुकूमत थी मियाँ साहब की, तो जब वो गए तो आपने तमाम चीजें रिकॉर्ड पे है, किस किस्म की गुफ्तगू सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस के बारे में की गई। उसके बाद अभी हालिया जो एक इंसिडेंट हुआ इमरान खान साहब का कि जी उन्होंने ऑल्दो कहा कि जी हम आपको कोर्ट लेके जाएंगे, लेकिन अदालतों ने इसकी इजाजत नहीं दी। और बाकी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, वो आज से नहीं, मेरे ख्याल में पीटीआई पिछले कई माह से ये कह रही है कि हम जितने केसेस लेके गए हैं उसमें हमें इनका बायसनेस नजर आया है कि ये बायस्ड चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, और ये जो उनसा है कि केस के मेरिट्स की बजाय इनकी कोशिश होती है कि किसी एक जो उनके फ्रीक हैं, मुखालिफ हैं जो पीटीआई के, उनको रिलीफ दिया जाए। तो इन चीजों को सामने रखते हुए जब आपने वो फैसला देखा, तो फैसला बीइंग लॉ मैं समझता हूँ कि एक ऐसा फैसला है कि अभी हाई कोर्ट में अपील तो चली गई, तो जो सस्टेन होना बड़ा मुश्किल है। इसमें बहुत से कानूनी, लीगल और फैक्चुअल ऐसे इश्यूज हैं कि जो एक 5 रुकनी बेंच से जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर्स थे उनसे तवक्का नहीं की जा रही थी कि कानूनी तौर पर वो इतनी बड़ी ब्लंडर्स करेंगे, इतना गलत इम्प्लीकेशन अप्लाई करेंगे लॉ को। तो ये वो चीजें हैं कि जब सामने आती हैं तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज उस पे अपने तासुरात देती हैं। अच्छा, लेकिन मुझे राजा साहब ये भी बताएं कि सारे पीटीआई के लोग तो यही कह रहे हैं कि सारे एक पेशी में खान साहब जो है इस फैसले को रिवर्ट करा लेंगे, लेकिन हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस हैं लीगल उसमें? क्योंकि जो रेफरेंस था मोहसिन शाह नवाज साहब का उसमें 62(1)(f) की बात भी है, जिसके तहत जो ताहयात नहली वाला मामला है उसको परस्यू कर सकते हैं ये लोग। तो आपको लगता है कि इस फैसले की बुनियाद पर कोई लीगल ऑप्शंस अवेल किए जा सकते हैं या अदरवाइज कुछ करना पड़ेगा इनको? अदरवाइज तो बहुत कुछ कर लिया, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये अदरवाइज इस किस्म का कोई केस बना सकते हैं कि 62(1)(f), क्योंकि 62(1)(f) पे बड़ा क्लियर स्टांस है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, और हमारे आईने पाकिस्तान में लिखा है कि उसकी जो डिक्लेरेशन है वो एक कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ ही दे सकती है। तो इलेक्शन कमीशन बाय नो स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन कोई कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ है। तो ये बात तो क्रिस्टल की तरह क्लियर है कि कम से कम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को किसी किस्म का इख्तियार नहीं है कि वो 62(1)(f) की बातें करे। सही। मैं जरा जल्दी से डॉक्टर तारिक से पूछ लूं। डॉक्टर तारिक, आपके रहनुमा बहुत सारे ये कह रहे हैं कि मामला यहाँ तक रुकेगा नहीं, सिर्फ नाअहली तक, बल्कि हम जो बाकी कार्रवाई है, एक तो आपने FIR दे दी उनके ऊपर, लेकिन उसके अलावा भी शायद हकान अब्बासी साहब कहते हैं कि वो पैसे कहाँ से आए ये भी बताना पड़ेगा इमरान खान साहब को। तो आपको इस तरह की कोई मजीद केसेस करने का इरादा रखते हैं? देखिए, ये जो फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दिया है, यकीनन इसके पीछे फैक्ट्स और शवाहिद मौजूद हैं, और वो जो राजा आमिर साहब ने कहा यकीनन वो कानून को मुझसे बेहतर जानते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो सरबराह हैं, जो इमरान खान साहब के दौर में ही तैनात हुए, उन्होंने ही तैनात किया उन्हें, वो एक इंतहाई किया। उन्होंने कहा मुझे तो किसी ने कहा था, मैंने खुद नहीं किया। अगर इमरान खान साहब, मैं समझता हूँ, इतने कमज़ोर वज़ीर आज़म थे, जो अभी वो इजहार कर रहे हैं कि सीट पे तो मैं बैठा था लेकिन गवर्नमेंट मेरी नहीं थी, तो फिर तो उन्हें किसी हवाले से कोई, मैं समझता हूँ कि सियासी और इखलाकी जवाज़ नहीं था कि वो 4 साल तक उस सीट पे विराजमान रहते। ये तो बड़ी वाज़ेह सी बात है कि मैं वफाकी वज़ीर रहा अपनी दौरे हुकूमत में, और आज जब हुकूमत चली जाए तो मैं ये कहूँ कि मैं तो एक बेख्तियार वज़ीर था, तो फिर मैं वहाँ कर क्या रहा था? यानी मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि अगर मैं काम ना कर सकूं, डिलीवर ना कर सकूं, तो अपनी नाकामी या नालायकी जो भी आप कहें उसको छुपाने के लिए मैं ये कहूं कि मैं एक बेख्तियार वज़ीर था, तो फिर मैं पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी लेता रहा और मैं सारी मराद भी लेता रहा। अगर काम मैं नहीं कर सकता था तो आई शुड हैव गॉन, फिर मुझे उस सीट पर रहने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन बहरहाल मैं इलेक्शन कमीशन पर दोबारा आऊँगा
कि वो एक इंतहाई मामला फ़हम और एक इंतहाई एक ज़हीन आदमी है, बड़े एक्सपीरियंस ब्यूरोक्रेट रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, अपराइट आदमी है। तो अगर उन्होंने ये फ़ैसला, और साथ उनके आप ये देखें कि ये एक वो क्या कहते हैं, मुतफ़िक़ा फ़ैसला है, तो उसके पीछे शवाहिद मौजूद हैं, उसके पीछे मटीरियल मौजूद है, ठोस शवाहिद मौजूद हैं। ये किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में जाएगा तो इतनी आसानी से स्ट्राइक डाउन नहीं होगा। इस केस के हवाले से तो मैं नहीं कह सकता कि मज़ीद कोई आप ये कहें कि कोई FIR या फ़लानी ऐसी कोई चीज़ ज़ेर गौर नहीं है, लेकिन बाज़ मैं समझता हूँ कि चीज़ें इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ऐसी हैं जो इससे ज़्यादा संगीन है। मिसाल के तौर पे एक बरतानिया ने मनी लॉन्ड्रिंग का एक केस पकड़ा, multi-million पाउंड्स, और वो रकम पाकिस्तान को वापस की गई, क्योंकि ये उनकी पॉलिसी है कि जिस मुल्क से मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है, अगर उस मुल्क का कोई बाशिंदा मनी लॉन्ड्रिंग करते हुए पकड़ा जाता है तो वो पैसा उस गवर्नमेंट को वापस किया जाता है। गवर्नमेंट को वो पैसा पाकिस्तान की गवर्नमेंट को दिया गया और यहाँ वो पैसा उसी शख्स के अकाउंट में डाल दिया गया। ये एक ऐसी मिली भगत थी शहजाद अकबर साहब ने जो की है, जो ओपन एंड शट केसेस आ रही हैं। ये तो सिर्फ मैंने आपको एक मिसाल दी है, ठीक है। तो इस तरह के केसेस आ रहे हैं जो बड़े वाजे होंगे, और ये कोई पॉलिटिकल केसेस नहीं होंगे। ये चीज़ें बिल्कुल आप ये कहें कि जो इस तरह की ट्रांजैक्शंस होती हैं आप उन्हें डिनाई नहीं कर सकते। मैं आज यहाँ आपसे 1 लाख रुपया कैश ले लूँ, कल आप कहें मैंने दिया, मैं कहूँ नहीं दिया, लेकिन अगर आपने वो 1 लाख रुपया मेरे अकाउंट में डाला होगा तो 10 साल बाद भी मैं इनकार नहीं कर सकता, चूँकि वो एक बैंक की ट्रांजैक्शन होगी। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ एक मैंने आपको इशारतन मिसाल दी है। इस तरह की और चीज़ें और काबीना के बहुत वज़रा की चीज़ें सामने आ रही हैं, वो इंशाल्लाह आप ये कहें कि आने वाले दिनों में कौम के सामने रखी जाएंगी। शेर अली अरबाब साहब, इस पर कमेंट कर दीजिए कि ये जो बड़ा एक केस है जिसके ऊपर बड़ी बहस भी होती रही, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। राजा साहब से तो मैं कानूनी राय लूंगी ब्रेक के बाद, लेकिन आप इस पर क्या कमेंट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे फैसले उस वक्त ऐसे हुए जिसके ऊपर आईब्रोज रेज होती रही। मैं बताता हूँ। चौधरी साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं। एक तो उन्होंने कहा कि जी ये जो इलेक्शन कमीशन है हमारे टेन्योर में आया था, बिल्कुल ठीक है। इसी तरह नैब का चेयरमैन जिसको हमारे टेन्योर में सारे अपोजिशन पार्टी PMLN, PPP, PNP हर कोई उनको जानेदार कहती थी, वो इनकी टेन्योर में आया था। सो दैट इज, और इन्हीं की इसमें आया था, इनकी चॉइस थी, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हम जब ये बात करते हैं ना कि जी अगर इख्तियार नहीं था या हालात ठीक नहीं थे, मईशत ठीक नहीं थी, कॉम्पिटेंस नहीं थी, तो अगर आप अभी की करंट गवर्नमेंट की 6 महीने का मुआवजा कर लें और हमारी कर लें, तो फिर तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को भी मुस्ताफी हो जाना चाहिए ना, बाय हिज डेफिनेशन। और जो इम्पोर्टेंट बात है जो अभी उसकी बात की थी कि जी मुज़ाकरात ये जो है ना कि रियलिटी है, और हमारी इंगेजमेंट होती है, और बहुत सी इंगेजमेंट होती हैं, हर किसी के साथ होती हैं, बैकडोर भी होती हैं, फ्रंट ओपन भी होती हैं, कि हमारी पार्टीज़ की, हमारी लीडर्स की एस्टेब्लिशमेंट से बैकडोर कभी भी इंटरेक्शन नहीं हुई, होती है ना। सो लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट, क्यों व्हाई बीट अबाउट द बुश। दूसरी जो आपने अभी बात की है कि ये लोग तो हमेशा एंगेजमेंट की बात करते हैं ना शेर अली अरबाब साहब, वो तो इमरान खान साहब जलसों में खड़े होकर कहते हैं ना कि मैं इनसे बात नहीं करूंगा। दोनों रियलिटीज भी हैं। अच्छा, देखिए दोनों रियलिटीज भी हैं। अगर बैकडोर हो या अगर किसी अच्छाई की तरफ जाने के लिए, और ऑब्वियसली स्टेटेड पोजीशंस होती हैं जिस पे अगर आप कोई भी पार्टी टिकी रही, तो फिर तो वही वाली बात है ना कि सियासत में कोई आखिर ठीक नहीं हो गया। होता। अच्छा जरा यहाँ रुक जाइए, मैं यहाँ पे जरा आपको रोकूंगी, वापस आती हूँ ब्रेक के बाद। अपन पॉइंट भी कीजिएगा मुकम्मल, और मैंने राजा साहब से जो कानूनी कुछ और इश्यूज़ के बारे में तारिक फजल चौधरी साहब बात करें, इस पर हमने बात करनी है। जी ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिए। जी प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी। अच्छा, ब्रेक पर जाते हुए अरबाब साहब आप अपना पॉइंट कुछ दे रहे थे वो मुकम्मल कर लीजिए, फिर मैं राज साहब की तरफ ये जो जिस केस की तरफ तारिक साहब ने इशारा किया ज़रा ये उनसे पूछें, क्योंकि वो एक्सपर्ट हैं इस तरह के केसेस के, तो वो ज़रा ज़्यादा बेहतर हमें बता सकेंगे कि उस केस में क्या बन सकता है, हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस हैं। अच्छा, बेसिकली जो ये जिस केस की चौधरी साहब बात कर रहे थे और जिस शख्स की बात कर रहे थे, शायद उन्होंने नाम नहीं लिया, मलिक रियाज साहब की बात कर रहे थे। बेसिक बात ये है
कि वो जो केस था उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स जो हैं वो अपनी जगह, बट मैं कहता हूं कि चले फर्ज कर लेते हैं कि खान साहब ने सबको कहा कि यार इस पे दस्तखत कर दो, आंखें बंद करते हैं। राजेश साहब से पूछते हैं, राजेश साहब ये जो केस है, जाहिर है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अपनी नौयत का मुनफरिद केस है, तो आप पहले तो ये बताएं कि वाकई अपनी नौयत का मुनफरिद केस है, या हमने इससे पहले भी कभी बाहर से किसी और के पैसे जब्त हुए वे वापस उसी के अकाउंट में डाल के उसके साथ सेटलमेंट कर ली? देखिए, इसमें जो तारिक फजल साहब ने बात की है, मैं उससे काफी हद तक एग्री करता हूं कि ये पैसा जो सा था ये वहां पे फोरफीट हुआ मलिक रियाज साहब का मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। अल्टीमेटली एनसीए ने इसको डिसाइड किया कि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है, उनका पैसा है, प्लंडर्ड पैसा है, लूटेड पैसा है, मनी लॉन्ड्रेड पैसा है, तो उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान को दिया। हुकूमत पाकिस्तान ने उसको इस्तेमाल करना था। अब एक बात तो ये है कि वापस उस शख्स के अकाउंट में नहीं गया मलिक रियाज के, बल्कि मलिक रियाज ने जो फाइन पे कर रहा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, उसमें जाके ये डिपॉजिट हो गया। लेकिन सर ये पैसा यही मतलब नहीं निकलता कि उनकी जगह का फाइन चला गया? आप मेरी बात सुने ना? जी जी, ठीक है। तो ये बात भी गलत है कि आप उसके फाइन को सेटल करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान का पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। एब्सोल्युटली ये बात नहीं होनी चाहिए थी, और ये प्रॉपर्टी जो थी हुकूमत की थी। चले वो तो हो गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि खान साहब कह रहे हैं कि आप मार्च या अप्रैल में इंतखाबात करा दें। ज़रा ये कहते हैं जी कि वो मार्च और अप्रैल से आगे जाने के लिए तैयार नहीं है। आप लोग मार्च अप्रैल में क्यों नहीं कराना चाहते इंतखाबात? कुछ 3 महीने 4 महीने का फ़र्क है। मतलब अगर आप अप्रैल में निगरान सेटअप अनाउंस हो जाता है और आप लोगों की मुशावरत आपस में होती है तो 3 महीने बाद हो जाएंगे, या वो कहते हैं कि आप दिसंबर में अनाउंस करें और अप्रैल में मार्च में करा दें, ये कहते हैं खान साहब? देखें, अगला इलेक्शन जो है उसकी जो पहली आप ये कहें कि बनती है, वो तो यही बनता है, पहली जो उसकी डेट बनती है वो तो यही बनती है कि इस असेंबली की जो अपनी एक आइनी मुद्दत है जिस पे टर्म एक्सपायर होगी, उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट और उसके बाद इलेक्शन। लेकिन बहरहाल ये हुकूमत का और उसके साथ साथ मैं कहूँगा कि इत्तेहादी जमातें हैं, उन सब का एक यूनानिमस डिसीजन हो सकता है या मेजॉरिटी डिसीजन हो सकता है कि हमने इलेक्शन कबल अज़ वक्त कराने हैं। ये हो सकता है, इट्स क्वाइट पॉसिबल। लेकिन अगर ये कहा जाए कि इस्लामाबाद को बंद करके, इस्लामाबाद को चौक करके, या कोई जत्थे यहाँ पे ला के, कोई यलगार करके, ये वो लफ्ज़ हैं जो इस्तेमाल करते रहे इमरान खान साहब और उनके सारे एलाइज और लोग उनके। अगर इस तरह की कोई बात करके आप चाहते हैं कि ज़बरदस्ती इलेक्शन को जल्दी करवाने की बात की जाएगी, तो फिर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इलेक्शन वक्त पे होगा। अभी आपने मुज़ाकरात की बात की है, अगर बैठ के बात करते हैं और अगर उनके पास कोई ऐसी ठोस दलील है कि इलेक्शन जल्दी होने चाहिए तो हो सकते, मतलब मुज़ाकरात के नतीजे में सियासी जमातें कभी भी किसी भी नतीजे पे पहुंच सकती हैं। ये हमेशा एक तरीक़ाकार होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ का। लेकिन इस्लामाबाद को चौक करके आप ये कहें कि गवर्नमेंट जो है उसको लिया जा सकता है, तो मैं हर प्रोग्राम में ये बात कहता हूँ कि इमरान खान साहब, आप ये सुन लें कि आपसे ज़्यादा जत्थे इकट्ठे करने की सलाहियत बहुत सारी जमातों के पास है। आपको शायद तैयारी की ज़रूरत है, उन्हें तैयारी की भी ज़रूरत नहीं है। उन्हें जो है ना वो 10 से 12 घंटे की कॉल की ज़रूरत है। और इस नतीजे के अगर आप चाहते हैं कि मुल्क में निज़ाम हुकूमत तब्दील होना शुरू हो जाए, तो मैं दावे से कहता हूं कि कोई भी जमात यहाँ पे 6 महीने से ज़्यादा हुकूमत नहीं कर सकती। राजेश साहब, आप इस पर ज़रा कमेंट कर दें कि ये इतना इलेक्शन के ऊपर आपको लगता है डेडलॉक इलेक्शन है, या जो शेर अली अरबाब साहब कह रहे हैं कि मामला किसी अपॉइंटमेंट के ऊपर अगर सियासतदान उलझे रहेंगे तो ज़ाहिर है ये अच्छा प्रेसिडेंट नहीं होगा? देखिए, अपॉइंटमेंट जोन सी है, अगर हुकूमत वक्त अब इतने क्लोज आ चुके हैं कि अगर करना चाहते हैं तो इसमें बड़े प्रेसिडेंट्स हैं कि 4 हफ्ते या 3 हफ्ते पहले भी ये अपनी नोटिफिकेशन कर सकते हैं, ये उसमें डिसीजन ले सकते हैं। और जाहिर मुझे नहीं नजर आ रहा कि जो अपॉइंटमेंट है उसकी जो डेट है वहां तक कोई ऐसा होता हुआ नजर आए कि बिल्कुल हुकूमत खत्म हो गई, इंटरिम गवर्नमेंट आ गया। बहुत इंटरिम सेटअप ने आना है। एक इंटरिम जो आपका प्राइम मिनिस्टर होता है उसका डिसीजन होता है कि कौन लगेगा, कौन सी कैबिनेट होगी। तो ऑब्वियसली मुझे नहीं नजर आ रहा कि ये मौजूदा जो अपॉइंटमेंट का इशू है इसके होते हुए कि कोई हुकूमत में इस तरीके की चेंज आ जाए। अगर चेंज आती है तो पीटीआई का जो कहना है
कि जी इंटरिम हुकूमत जो सी है वो तो कानून ये कहता है कि मेजर पॉलिसी डिसीजंस नहीं ले सकती, तो वो क्या नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट कर सकेगी? कतई नहीं कर सकेगी। फिर ऐसी सूरत हाल में क्या हालात होंगे? ये साहब कह रहे हैं कि मैं 5 हफ्तों के बाद जा रहा हूँ। तो काफी इश्यूज हैं जिसको डायलॉग के जरिए ठीक है, और अच्छा वो कह रहे हैं, दोनों लेकिन इसके बावजूद रूमर्स नहीं खत्म हो रही। राजीव साहब, मैं वापस आती हूँ इसके ऊपर भी कि हमने आपस की लड़ाई में जो सारे इदारों को डिसक्रेडिट कर दिया, कुछ उसके ऊपर भी सियासतदानों को सोचने की जरूरत है। और खान साहब ने भी कहा कि मुझे इलेक्शन की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। इसके ये कहने के बावजूद भी वो लॉन्ग मार्च भी लाना चाहते हैं, तो आखिर में नतीजा क्या निकलेगा, कुछ उस पर बात करते हैं जी ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे जी। और जो अब अगला मरहला है, जाहिर है वो तो हम बात कर रहे हैं कि सियासी टेम्परेचर कैसे कम हो सकता है, जितनी पोलराइजेशन है, जिस तरह की ज़बान का हमने पहले भी जिक्र किया। तो राजेश साहब, पहले मैं आपकी तरफ आती हूँ, आप क्या तजवीज़ करते हैं इस वक्त का जो माहौल है उस पर किस पे ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी है? और ये पोलराइजेशन की जिम्मेदारी चले हम डाल देते हैं कि पूरे सियासी कल्चर को ख़राब कर दिया गया, लेकिन अब इसमें वापसी कैसे हो सकती है? देखिए, इसमें वापसी ऐसे हो सकती है कि जनाब आप आवाम की तरफ देखें, बिजली के बिलों की तरफ देखें, महंगाई की तरफ देखें, आप आईएमएफ की तरफ देखें, आप देखें कि जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, क्या वो ऐसी सिचुएशन में, इतनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में, इतने मुल्क में इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी में, क्या हम कोई पॉलिसी ऐसी लॉन्ग टर्म बना सकती है? या मौजूदा हुकूमत क्या 2-4 माह एक्सटेंड अगर वो करते भी हैं, तो क्या ऐसी सूरत हाल में आवाम के लिए कोई रास्ता निकलेगा? नहीं निकलेगा। उन 2-4 महीनों में यही होगा कि वो जितने भी हुकूमत में लोग हैं वो कोई ना कोई अपने अगले इलेक्शंस की तैयारी करेंगे, अपने इलाके में लोगों पे काम करेंगे कि किसी तरीके से उनको इलेक्शन में सीट मिले, और आवाम की तरफ कोई ध्यान नहीं होगा। तो इस पॉलिटिकल पूरे इंस्टेबिलिटी लेकिन का लेकिन लेकिन राजा साहब जस्ट फॉर एन आर्ग्यूमेंट, अगर इतनी बुरी सिचुएशन में आप इलेक्शन में चले जाते हैं, तो इसका मतलब है कि कोई भी ना आईएमएफ से मुआहदे हो सकते हैं, ना इंटरनेशनल एजेंसी से बात कर सकती है। इंटरिम सेटअप के तो आपको पता है उनके तो इख्तियारात ही बड़े महदूद होते हैं। सो अगर इतने फ्रिजाइल हालात हैं, आईएमएफ से तो आपका हो गया ना, पैकेज ले लिया आपने, तो आईएमएफ भी और वो हुकूमत भी आप किस तरफ लीनियंटली देखेंगे जब उन्हें नजर आ ठीक जाएगा है। कि जी इतने माह बाद एक परमानेंट गवर्नमेंट आ रही है, तो this will have a positive effect on even international institutions. ठीक है, शेर अली अरबाब साहब, आपके ख्याल में व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? अगर नहीं मानती हुकूमत इलेक्शन के लिए, जो लग रहा है कि नहीं मानेगी, तो फिर क्या होगा? आप लोग असेंबलियां तोड़ेंगे खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की? देखें, हम जो हैं वो अंग्रेजी में कहते हैं विल क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन वी रीच इट। लेकिन ये जो बुनियादी बात है कि ये जो स्ट्रगल है ये जारी रहेगी। वो किस शेप और किस फॉर्म में होगी वो आगे जाती रहेगी। लेकिन एक जो मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, ये जो इस किस्म की ये जो ऑन गोल्स हो रहे हैं कि जी खान साहब को जो है वो फ्रिवलेस उसके ऊपर डिस्क्वालीफाई किए। कल हमारे एक ऑनरेबल सिटिंग मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली की पुलिस, सरकारी पुलिस वालों को पकड़ा गया, उनको तशद्दुद दिया गया, उन पे किया गया। फिर उनकी जिस तरह की इस्लामाबाद पुलिस ने तस्वीर वायरल की है, ये तो वैसे तो आई डोंट अप्रूव किसी तरह का भी तशद्दुद किसी भी शख्स के ऊपर, लेकिन आपने कहा ऑनरेबल सिटिंग मेंबर। अब आप लोग एक तरफ कहते हैं हमने इस्तीफे दिए, एक तरफ कहते हैं हम सिटिंग मेंबर्स हैं। मतलब हाँ, नहीं, हमने इस्तीफे दिए लेकिन कबूल तो नहीं हुए ना। तो टेक्निकली जब वो कबूल होंगे तो हम फारिग हो जाएंगे ना। हमारी तरफ तो हाई है, वहां से हाँ नहीं है। सो बेसिकली अब एज इट स्टैंड्स, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, ही इज स्टिल ऑनरेबल सिटिंग मेंबर। उनके साथ बड़ा बुरा सलूक हुआ। कल को देखें, ये चीजें जो है ना, एमएनए मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली होता है, नेशनल असेंबली सबकी होती है। अगर आप एमएनएस के साथ इस तरह करेंगे तो ये रवायत चलती रहेगी, जो कि अच्छी बात नहीं है। और मैं उसको बड़ी सख्त तरीके से, साले मोहम्मद हमारे एमएनए थे, मैं उसको सख्त मजम्मत करता हूँ इस फोरम पे। जी तारिक साहब, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? जी देखिए बाब साहब, मैं आपकी इस बात की मुकम्मल सपोर्ट करता हूँ कि वो कोई अगर एमएनए है तब भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, उसके साथ किसी तरह का नारवा सलूक और नाजायज़ सलूक नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के किसी भी शहरी के साथ
कोई नारवा सलूक नहीं होना चाहिए और उसे लेकिन जो किसी तस्वीर सूरत हुई है में उसकी आपसे issue बेजा में उनकी नहीं रखना तारिक साहब, चाहिए। वो तो अच्छी बात नहीं है, मतलब उनके इस ऊपर तरह से। देखें साले मोहम्मद साहब हमारे भी दोस्त हैं, हमारी पार्टी में थे, बड़ा अरसा उन्होंने गुजारा, अभी पिछले इलेक्शन में पीटीआई में गए हैं, ऑनरेबल आदमी है, लॉट ऑफ रिगार्ड्स फॉर हिम। लेकिन जिस तरह रेड जोन में इलेक्शन कमीशन के बाहर उनके जो अभी चीज़ें सामने आ रही हैं, उनके साथ उनके मुहाफिज थे जो उन्होंने फायरिंग की है, अब ज़ाहिर है उस पर कानूनी कार्रवाई तो बनती है। आप ये कहें कि उसके ऊपर बिल्कुल इस्लामाबाद पुलिस खामोश रहेगी, तो ये तो आपकी स्टेट की आप ये कहें कि बिल्डिंग्स है ना, स्टेट की इंस्टीट्यूशंस हैं, सुप्रीम कोर्ट है, इलेक्शन कमीशन है, साथ आपका पीटीवी है, साथ पार्लियामेंट है, साथ अवान सदर है, साथ पीएम हाउस है। तो ये तो किसी की कोई ज़ाती मिल्कियत नहीं है, ये तो आपकी स्टेट की बिल्डिंग है। यहाँ पे आके अगर इस तरह के वाक़यात होंगे तो ज़ाहिर है उस पर तो कानूनी कार्रवाई होगी। जी, और शेर बाकी साहब मैं क्या कह छोटी रहे सी हैं? आखिरी एक बात अर्ज कर दूँ, उनके साथ 2 सरकारी पुलिस वाले थे, वो तो हवाई फायरिंग कर ही नहीं सकते। नहीं, ये अगर देखें ये फुटेजेस भी मौजूद हैं, कैमरे वहाँ पे लगे हुए हैं, अगर उनके खिलाफ कोई नाजायज़ कार्रवाई होगी तो वो बिल्कुल सामने हो जाएगी। गवर्नमेंट उसमें एक्सपोज होती है अगर गलत काम करेगी। जो उसमें कार्रवाई हुई है, जिन ज़िम्मेदारान पुलिस के या इंतज़ामिया के ज़िम्मेदारान लोगों ने की है, दे विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये इवेंट हुआ है और उसके नतीजे में ये कार्रवाई हुई है। सही, थैंक यू जी। तारिक चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। शेर अली अरबाब साहब, राजा आमिर अब्बास, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने गुफ्तगू सुनी जी। सियासी माहौल में जो गहमा गहमी और गर्मा गर्मी है, इसको कम करने के लिए अगर मुज़ाकरात की खबरें आ रही हैं और दोनों जानिब से ये कहा जा रहा है कि बैकडोर मुज़ाकरात जारी हैं, तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि कोई खुशाइंद उसमें से बात बाहर निकलेगी। खान साहब ने अपनी मकबूलियत का जो सिक्का जमाया था, अनफॉर्चुनेटली उनके नाअहली के बाद अब वो सीटें भी वैकेंट हो गई हैं, लेकिन क्या वो रिवर्स होता है जब फैसला अदालत से, तो फिर वो उनका लीगल स्टेटस क्या होगा, कुछ इसके हवाले से कल के प्रोग्राम में बात करेंगे जी। आज के लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।